नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी छोटी सी मुहिम है इस चैनल के ज़रिए कि आप तक देश और दुनिया से जाने माने प्रसिद्ध चेहरों को लेके आएँ, जो कि न सिर्फ लीगल जगत पर बाकी दुनिया में भी अपने कई अच्छे कारनामों को अंजाम दे चुके हैं। जैसा कि हमारे इस चैनल की हमेशा से एक छोटी सी अपील रहती है हमारा प्रोग्राम और एपिसोड शुरू करने से पहले। हम लोगों को पता है कि किस तरीके से दुनिया कोरोना पैंडेमिक से गुजर रही है, जैसे कि संक्रमण हम कहते हैं। हिंदुस्तान ने भी इसकी दूसरी लहर देखी। तो हम छोट हाथ आपसे सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं कि प्लीज़ मास्क पहने रहिए, 2 गज़ की दूरी बनाए रखें, साबुन और सैनिटाइज़र का उपयोग करें और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं ली है, तो प्लीज़ आप वैक्सीनेशन करा लें ताकि आप और आपके परिजनों का आप और अच्छा ख्याल रख सकें। दोस्तों, आज हमारे चैनल में हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जो कि मैं कहना चाहूँगा कि 7 समंदर पार से हैं। तो मूल रूप में भारतीय ही, पर 7 समंदर पार से वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका की कैपिटल है, वहाँ पे इंटरनेशनल लॉयर हैं बतौर कार्यरत, और उससे पहले भारत में भी कई साल काम कर चुके हैं। और आज की तारीख में वो एक इंटरनेशनल लिटिगेशन आर्बिट्रेशन का कार्यभार संभालते हैं। तो उनसे आज जानेंगे उनकी जीवन यात्रा के बारे में, उनकी बाकी कामकाज के बारे में, ताकि जो हमारे दर्शक हैं, युवा दर्शक, और खासकर बाकी जो लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं इस चैनल में, वो उनकी जीवन यात्रा से कुछ सीखें। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ श्री सुधांशु रॉय जी आपका हमारे प्रोग्राम सुई सुन पर। नमस्कार। तो सुधांशु जी, हमारे जो सवाल जवाब की जो एक प्रक्रिया रहती है, उसको शुरू करने से पहले हम एक आइस ब्रेकिंग वाला सवाल कर लेते हैं अपने मेहमानों से। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अपनी थोड़ी शुरुआती पढ़ाई के बारे में, अपनी शुरुआती जीवन के बारे में, क्योंकि हर इंसान वकील बनने से पहले एक आम नागरिक होता है, जैसा कि हम समझते हैं। तो जब तक आप वकील नहीं बने थे, तो उस यात्रा को थोड़ा साझा करें और ये बताइए कि कब आपने अपने जीवन में वो निर्णय लिया कि आपको अब वकालत करनी है और वकील बनना है। जी, वकील भी आम नागरिक ही होते हैं और मैं अभी भी आम नागरिक ही हूँ, भारतीय नागरिक हूँ। जी। अ, पता नहीं मैं कितना शुरू से शुरू करूँ, बट मेरा जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में एक छोटा-सा शहर है दरभंगा, जी। वहाँ मेरा जन्म हुआ था और जीवन के पहले 6 साल मैंने वहीं बिताए। तो वहीं स्कूल गया, फिर मेरे पापा का एक तरह से ट्रांसफ़र हुआ कलकत्ता में। जी। तो उसके बाद आगे की पढ़ाई मेरी कलकत्ता में ही हुई। लेकिन क्लास 3 के बाद, क्लास 3 से लेके क्लास 12 तक मैं हॉस्टल में पढ़ा। तो मैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए एक स्कूल है द सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में, जो जी। अभी भी दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। तो वहाँ मैंने 10 साल हॉस्टल में पढ़ाई की और वहीं से मेरी मतलब बुनियादी नींव जो जिसको कहते हैं, वो वहीं से मैंने पकड़ी। और वहीं पर जब मैं हाई स्कूल में, आप हाई स्कूल बोल सकते हैं, पर वहाँ पे तो हम लोग 10 साल एक ही स्कूल में थे। तो जी। वहाँ जब मैं हाई स्कूल में था, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट जो था वो जनरली बचपन से ही सोशल साइंसेस में रहा था। मुझे कभी भी साइंस या डॉक्टर या इंजीनियरिंग इसका कोई क्रेज़ जो बहुत होता है आजकल भी होता है और हमारे ज़माने में भी था, हमेशा से होता रहा है, पर इसका कभी मुझे कोई ख़ास शौक नहीं था। वैसे मैं सब कुछ पढ़ लेता था, लेकिन हमेशा से इंटरेस्ट मेरा हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में था। तो यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते-पढ़ते मुझे फिर अ, ए ए मतलब सोच में आया कि कौन-सा ऐसा करियर होगा, जो सोशल साइंसेज़ से भी कनेक्टेड होगा और कोई ऐसा ऐसा प्रोफ़ेशन होगा जो काफ़ी डायनामिक होगा, जहाँ पे मुझे रोज़ ना कुछ नया करने को मिलेगा, जहाँ मुझे रोज़ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस कंसिडर किए थे। मुझे याद है, अब तो बहुत साल हो गए, पर मैं एकेडमिक्स में भी जाना चाहता था। जैसे मेरे पापा खुद हिस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं। जी। तो और मेरे फैमिली में कोई वकील आज तक, कोई ऐसा मतलब एक्सटेंडेड फैमिली में भी दूर-दराज तक कभी कोई वकील था नहीं। जी। तो मैंने काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस कंसिडर किए और सोशल साइंसेज़ में ही रहना था, तो मुझे लगा कि लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सोशल साइंसेज़ से इंटीमेटली कनेक्टेड है। सिविक्स हम लोग जी। पढ़ते थे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 11-12 में मुझे याद है मैंने पढ़ा था, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो उसके बाद मैंने क्लास 11 में ही डिसाइड कर लिया कि लॉ पढ़ूँगा। पर कोई फैमिली में ऐसा कुछ कनेक्शन तो था नहीं कि कोई लॉयर है या कुछ है। तो फिर वही एक एक के बाद एक चीज़ें हुई और फिर मैं 2004 में हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है रायपुर में, जी। वहाँ मैं लॉ पढ़ने गया। तो यही यही इन इन समरी यही है मेरे जी, नहीं, मेरी कहानी। ये बहुत बढ़िया आपने संक्षेप में बताया, इतना बढ़िया-बढ़िया बातें किस तरीके से
आप हॉस्टलर रहे और सिंधिया स्कूल का तो नाम हम सब ने सुना है, बहुत नामी गिरामी स्कूल है भारत का। जो लोग इसको बाद जब हम अपलोड करें, जो हमारे एनआरआई दोस्त हैं या जो हमारे बाकी देश में दोस्त हैं, सिंधिया स्कूल को आपने अवगत करा। उसके बाद एचएनएलयू आपने आप बात की, हिदायतुल्लाह नेशनल स्कूल अपने आप में एक और परचम लहराता हुआ एक नया नेशनल स्कूल हमारे देश में आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कर रहा है। तो उस यात्रा के बारे में थोड़ी सी आपसे हम और पूछताछ करेंगे और ये जानना चाहेंगे वो 5 साल आपके कैसे रहे लॉ स्कूल में, कैसी आपको लगता है आपकी वकालत की नींव वहाँ पड़ी। और चूंकि हमारे प्रोग्राम बहुत नए दर्शक देखते हैं, जो ये नए दर्शक मत से मेरा मतलब जो यंग बच्चे हैं जो लॉ स्कूल में भी आने वाले हैं या आ चुके हैं, और कुछ यंग जी। वकील भी हैं जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उनके नज़रिए से और इस मंच के ज़रिए से मैं आप तक एक दो सवाल करूंगा कि वो जो 5 साल आपने निकाले अपने लॉ स्कूल में, जो हम हम्म। करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं उसमें हम कई मरतबा मूट कोर्ट्स, पब्लिकेशंस और बाकी आजकल तो एम करके मॉडल यूनाइटेड नेशन वगैरह न जाने क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया उस वक्त? वो 5 साल में आप क्या टिक्स एंड ट्रिप्स देना चाहेंगे हमारे यंग दर्शकों को कि क्या क्या वो आत्मसात करें उन 5 साल की जर्नी में, और कितना स्ट्रेस लेना चाहिए? स्ट्रेस बहुत एक आजकल इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि बच्चे स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, तो उस बारे में आपका मत जानना चाहूँगा। आपके आखिरी सवाल से मैं शुरू करूंगा। स्ट्रेस तो कभी नहीं लेना चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप कितने भी बड़े एडवोकेट बन जाएं। जी। कोई भी जीवन में परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए हर हर परेशानी का हल होता है। मैंने आज तक यही सीखा है। तो स्ट्रेस तो मैंने बिल्कुल नहीं लिया। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है कि कुछ परेशानियां तो बहुत हुई थी, रुकावटें बहुत आई थी, दिक्कतें बहुत आई थी, पर स्ट्रेस ऐसा कुछ कभी लिया नहीं मैंने, ना आज तक। भगवान की कृपा से आज तक भी ऐसा कोई स्ट्रेस लेता नहीं हूँ। पर मेरे 5 साल, जैसे स्कूल में 10 साल गुजरे थे सिंधिया स्कूल में, वैसे ही 5 साल रायपुर में भी हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बहुत ही यादगार और बहुत ही एक्टिव कह सकते हैं आप। कि मैंने 5 साल में जितना जो कुछ कर सकता था मैं एक लॉ स्टूडेंट होने के नाते, वो मैंने सब कुछ किया, अपनी कोशिश पूरी की। हमारी एक दिक्कत ये जरूर थी कि उस समय हमारा हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं था। तो हमारा जो कैंपस था वो एक सिंगल बिल्डिंग, ओल्ड कमिश्नर्स ऑफिस है रायपुर में, रायपुर के सेंटर में गवर्नर का जो घर है उसके जस्ट नेक्स्ट बिल्डिंग में एक सिंगल बिल्डिंग, छोटी सी कंपाउंड थी, उसी में हमारी 5 साल पढ़ाई हुई। और हम लोग का कोई ऐसा फिक्स्ड हॉस्टल भी नहीं था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी दिक्कतें आई, क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल्स कॉन्सेप्ट उस समय भी 2003-2004 में भी डेवलप नया हो ही रहा था था काफ़ी। कोई। जी जी। हाँ, शुरू नया ही था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी परेशानियां थी, पर हमने उनको कभी अपने उसको कभी हम एक्सक्यूज या कभी भी उसको अपने लिए हमने कभी रुकावट बनने नहीं दिया। तो 5 साल जो है, मैंने शुरुआत से ही एक नेशनल लॉ स्कूल में जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे कॉलेज में था। अच्छी फैकल्टीज थी। फैकल्टीज हमारे उस समय जो वाइस चांसलर थे या उस समय जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज लोग थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी फैकल्टी रिक्रूट की थी। और भी दूसरे नेशनल लॉ स्कूल से फैकल्टीज आई थी, बैंगलोर से जी। आई थी, आप हैदराबाद से आई थी। तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण वहाँ पे चलाया कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव और काफ़ी एक्सपोजर मिला। तो शुरुआत से ही हमने सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, क्लासरूम के बाहर ही आप जो भी कह सकते हैं, मूड कोर्ट्स या डिबेट्स या स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें काफी एक्टिव थे हम लोग। आप पैसे की कमी थी। स्कूल जो जो हमारा लॉ स्कूल था वो उस समय काफी नया था। तो मैंने जैसे बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फंडिंग नहीं था, फिर भी हमने अपने ही बल पे दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज से, फॉर एग्जांपल मुझे याद है जब मैं 6th सेमेस्टर में था, तब एक मूट कोर्ट होता है, एल्सा WTO मूट कोर्ट जी। कंपटीशन। तो ये एक मूट कोर्ट होता है जिसका एक तो रीजनल राउंड होता है, मतलब पहले क्वालिफिकेशन राउंड होता है इंडिया में, इनफैक्ट साउथ एशिया रीजनल राउंड कहते हैं वो। और उसके बाद उसका एक फाइनल राउंड होता है जेनीवा में, स्विट्जरलैंड में। तो ये 2005 के आसपास हुआ था ये। 2000 तो उस समय हम लोगों ने रीजनल राउंड जो था वो हमने जीत लिया था, पर हमें फिर जेनीवा जाने के लिए, फाइनल राउंड जाने के लिए फंडिंग नहीं थी हमारे, ना हमारे कोई ऐसे बहुत ही अमीर परिवार से तो हम लोग थे नहीं, नॉर्मल मिडिल क्लास परिवार से थे। और कॉलेज के पास भी फंडिंग नहीं थी इतनी। तो हमने फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से काफी, मतलब जाके, मतलब लोगों से मिला, लोगों से
बातचीत की और एक्सटर्नल सोर्सेज से काफ़ी फंडिंग। तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि हमने पूरी कोशिश की। जो जो भी शॉर्ट कमिंग्स थी उसको ओवरकम करने की पूरी कोशिश की, मूड कोर्ट्स किए, पब्लिकेशंस किए। पर ये सबसे ज़्यादा क्लासरूम में मैंने बहुत ध्यान दिया। मैंने पढ़ाई शुरुआत से ही काफ़ी, मुझे इंटरेस्ट था लॉ में, तो स्पेशली पब्लिक लॉ सब्जेक्ट्स में, जो कि मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और बीए एलएलबी था, तो उसमें बीए के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स भी थे। तो ये सारे सब्जेक्ट्स में मैंने शुरुआत से ही काफ़ी मेहनत की, काफ़ी पढ़ाई की। मुझे याद है कॉलेज में उस समय लाइब्रेरी भी थी, पर लाइब्रेरी भी काफ़ी छोटी थी और बहुत सारी परेशानियां थी, पर फिर भी मैं बैठ के, मुझे याद है हम लोग 500-600 पेज की जजमेंट हम लोग पढ़ लेते थे क्लास के लिए। जी मतलब एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में पूरी की पूरी एक वॉल्यूम होती थी सुप्रीम कोर्ट केसेस की, वो पूरी की पूरी वॉल्यूम हम लोग, तो वो लेवल ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब वो हमारे अंदर था कि एक नए लॉ स्टूडेंट का जोश जो था वो जरूर था। तो वो सारी चीजें मैंने की। धीरे धीरे मुश्किलें आई बीच में। मैं, जैसा कि मैंने बोला, हमारा कॉलेज इतना इतना प्रसिद्ध नहीं था, और आज भी ऐसा इतना प्रसिद्ध नहीं है जैसे कि नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर या नैलसार है, उतना प्रसिद्ध नहीं है। पर फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हर समय। जी, इतनी आपने बढ़िया बातें बताई किस तरीके से फंडिंग कई बार एक इशू बन जाती है बाकायदा जब आप जीत भी जाएं और कहते हैं ना या- जीत का परचम पूरा लहराया नहीं जाता। पर मैं पूछना चाहूँगा आप जेनेवा जा पाए कि नहीं जा पाए, मेरा एक छोटा सा सवाल हाँ था। हाँ, जा पाए। अब मुझे याद है, जैसे कि जिंदल, छत्तीसगढ़ में ये माइनिंग कंपनीज बहुत होती है ना, जी माइनिंग करती हैं, अब उसके ह्यूमन राइट्स क्रिटिसिज्म से ये है वो है। पर उस समय हमने उसका 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 लाभ उठाया, और फिर हमने ये जिंदल स्टील से हमें फंडिंग मिली थी, और एक दो कंपनीज हैं लोकल, उनसे फंडिंग मिली थी, तो हम लोग जा पाए, जी मुश्किल से जा पाए। फिर परेशानियां हुई, मैं गया, जिनीवा गया, और फिर आते ही मुझे जॉन्डिस हो गया, मतलब जिनीवा में ही हो गया था। सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे एक टीममेट को भी हो गया। तो जी तो वही मैंने बोला ना, परेशानियां होती रहती थी। रायपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, तो परेशानियां तो होती रहती थी। जी पर फिर भी हमने पूरी कोशिश की। जेनीवा में हम लोग जीत नहीं पाए मूट कोर्ट, जैसे कि हमने नेशनल राउंड जीता था, पर जेनीवा में हम लोग जीत नहीं पाए, पर एक्सपीरियंस अच्छा था। तो बुनियादी, जो मैंने बोला, बुनियाद जो है वो मजबूत हुई, क्योंकि डब्ल्यूटीओ, अल्टीमेटली डब्ल्यूटीओ लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, ये एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सबसेट है, पब्लिक जी इंटरनेशनल लॉ का एक शाखा है, ब्रांच है। तो वहीं से मेरी शुरुआत और वहीं से मेरा इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जाता रहा, जो कि मैं आज भी 15-16 साल बाद आज भी मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ। तो जी जी। ये अच्छी बात इतनी है। आपने बढ़िया बात रखी कि चाहे जो हो जाए हार नहीं माननी चाहिए। देखिए कई बार कॉलेजेस की लिमिटेशन होती है, और एक आपने अच्छी बात रखी कि बाकायदा नेशनल स्कूल होके, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बावजूद बच्चे क्लैट या जो नेशनल स्कूल का इम्तहान होता है उसको नहीं क्लियर कर पाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इस चैनल के ज़रिए, और जैसे कि आपने अच्छी बात रखी, कभी भी दिल छोटा ना करें। चाहे कॉलेज की बिल्डिंग हो सकता है छोटी हो, लाइब्रेरी में किताबें लिमिटेड हों, लेकिन दुनिया जो एक अपने आप में भवसागर है उसमें बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसको आप ज़रूर लें। जैसा कि मैं सुधांशु जी की बात से बिल्कुल। समझ भी पाया हूँ। बिल्कुल। जी। और आपकी उसके बाद बात ही एकदम, हाँ, 100% एकदम सही है। मैं बता रहा हूँ, मैं लोगों को, आपके दर्शकों को अंदाजा नहीं होगा, पर जो हालत थी हमारी कॉलेज की, लॉ स्कूल की, आप जो भी बोले, 2003-2004 में, आज मैं बोलूंगा कि कोई भी आप लॉ स्कूल या लोकल कॉलेज या कहीं भी चले जाएं, उस हालत से अच्छी हालत होगी। हमारी बहुत ही खस्ता हालत थी। तो जी जी उसमें भी हमने पूरी कोशिश की, और जनरली जो है मेरे बैच में, या मेरे से एक सीनियर बैच था, मतलब सब लोग जो है अभी अपनी मेहनत से आप कुछ बहुत ही अच्छा करें। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल लॉ स्कूल में ही होना जरूरी है, या नेशनल लॉ स्कूल में भी जो एलीट टॉप 3 या 4 है उसमें ही होना जरूरी है। जी ऐसा कुछ नहीं है। अपनी मेहनत के बलबूते पे बहुत कुछ प्राप्त और अचीव किया जा सकता है। जी एकदम। और इसीलिए जैसे हम हमेशा कहते हैं कि इसलिए हम अब इस दर्शकों को लेके आते हैं कि आप बच्चों का मनोबल बढ़ाए रखें और लोगों को बता सकें। खासकर मैं समझता हूँ जो हमारे माता पिता होते हैं हिंदुस्तान में, बहुत आशाओं के साथ अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, और कहीं ना कहीं मेरी अपनी निजी शिकायत है कॉलेजों से
कि कॉलेज वो जो होता है ना प्लेसमेंट का, उनको गाजर दिखा के, जैसे गधे को गाजर दिखाया जाता है कि बेटा चलते रहो आगे, वैसे ही वो गाजर दिखा के बच्चों को प्रलोभन में डाल दिया जाता है कि आपको फलाना फलाना कंपनी उठा लेगी और आपको ये पैकेज मिलेगा। तो ये उसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ की गारंटी ना दें जो आप पूरी नहीं कर सकते। आप इस चीज़ की गारंटी ज़रूर दे सकते हैं कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, हम आपको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे, हम आपको एक अच्छा स्प्रिंग बोर्ड देंगे। होना ना होना और वो आपकी डेस्टिनी है, आपकी मेहनत है, और बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं जो होने चाहिए। पर ये जो प्रैक्टिस जो बनती जा रही है, मैं समझ रहा हूँ कमर्शलाइजेशन ऑफ लॉ की, जिसका मैं कह रहा हूँ कि एक कहते हैं ना बाजारीकरण कर दिया गया, ये थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है हमारे एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में समझता हूँ लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ साल पहले तो बीसीआई ने भी हमारे जो मशरूमिंग हो रही थी लॉ स्कूल्स की देश में, उसमें स्टे लगाया है। अब देखिए, अब तो पैंडमिक आ गया, इसके बाद क्या कदम उठाती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि कई फ्रॉड वकीलों पर अंकुश लगना, जो कि फर्जी वकील जिनको हम कहते हैं, उनकी एक मुहिम शुरू हुई हम्म। थी। फिर लॉ स्कूल्स पे सारी चीज़ें हैं। तो क्योंकि लॉ देखिए इतना पुराना पेशा है और समाज में बड़ी इज्जत होती है वकीलों की, तो उस इज्जत को बरकरार रखना मैं समझता हूँ सिर्फ बार काउंसिल का ही उद्देश्य नहीं, लॉ स्कूलों का, हम सब वकीलों का, जो एक पूरी हमारी फ्रेटर्निटी, उन सब का बराबर का उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारी जो समाज में इज्जत है वो बरकरार रहे। तभी हमको जो वकील साहब वकील साहिबा का जो एक इज्जत अफजाई दी जाती है, वो तभी लागू रहेगी। इसी प्रपंच से अगले सवाल पे आऊँगा, आपके करियर के सुधांशु जी। इसके बाद आपने हमारे भारत की बहुप्रसिद्ध फर्म अमरचंद मंगलदास को ज्वाइन किया। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या क्या आपको काम सीखने को मिला, क्या क्या चुनौतियां थी एज ए यंग लॉयर व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर। क्योंकि बहुत बच्चों को एक तो ये घबराहट होती है कि यार परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत होता है बच्चों में, तो वो आप पर था कभी नहीं था। तो उन 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 सालों को ज़रा सा मैं आपको रिवाइंड करवा के अपने दर्शकों तक साझा कराना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आप नहीं, आप अमरचंद जो है, आप एक्चुअली मेरा मैंने बताया जैसे कि आपको, मेरा इंटरेस्ट जनरली पब्लिक लॉ में था। जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो एक लॉ फर्म अमरचंद, एक अल्टीमेटली अमरचंद एक बिजनेस या कमर्शियल लॉ फर्म है, जिसकी प्रैक्टिस काफी अच्छी है, काफी प्रसिद्ध, काफी अच्छा लॉ फर्म है। पर मेरा कभी ऐसा इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर तक तो मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं कि मैं लॉ फर्म में जाऊंगा। मैं एक पब्लिक इंटरेस्ट करियर, या यूनाइटेड स्टेट्स में पब्लिक इंटरेस्ट करियर बोलते हैं, आप इंडिया में उसको आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट करियर या एनजीओ करियर, इस डायरेक्शन में मेरा इंटरेस्ट था। पर परेशानी ये हुई थी कि 2008 में जब मैं ग्रेजुएट होने के लिए, मेरे एक साल बचा था, 6 महीने बचे थे, तो 2008 में लोगों को आज यंग दर्शकों को, नए दर्शकों को याद नहीं होगा, पर 2008 में एक बहुत भयावह इकोनॉमिक रिसेशन हुआ था, जी, सब प्राइम क्राइसिस पूरी के नाम दुनिया से में जाना हुआ। गया। जी। सब प्राइम क्राइसिस उसको बोलते हैं, ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ अमेरिका में बोलते हैं। जी। तो ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस जो है उस पूरे विश्व को विश्व में फैला था। तो इंडिया में भी काफी खराब हालत थी, और उस समय जॉब मार्केट जो था वो बिल्कुल ही मतलब डाउन था, और हम लोगों को सबको, आपने जो पूछा था स्ट्रेस, तो उस समय एक स्ट्रेस हुआ था मुझे। जी। उस समय जरूर स्ट्रेस हुआ था, मुझे याद है बहुत लोगों को स्ट्रेस हुआ था, पर ऐसा स्ट्रेस था नहीं कि मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे हमेशा अपने ऊपर एक जिसको बोलते हैं आत्मविश्वास जो था, वो मुझे अपने ऊपर था। तो मुझे पता था कि मैं कुछ ना कुछ यूजफुल और कुछ ना कुछ अच्छा ही करूंगा। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं किस करियर में जाऊं, क्या करूं। तो फाइनल ईयर से 6 महीने पहले मैंने एक इंटर्नशिप करी अमरचंद में। और अमरचंद में जो मैंने इंटर्नशिप करी वो एक अमरचंद में एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता था, और अभी भी पता नहीं है कि नहीं, पर उस समय हुआ करता था 2008 में। उसको बोलते थे गवर्नमेंट अफेयर्स डिपार्टमेंट, पब्लिक पॉलिसी। जी। तो उस डिपार्टमेंट का बेसिकली काम होता था कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के साथ मिलके लॉज ड्राफ्ट करना, पॉलिसीज को पॉलिसीज ड्राफ्ट करना, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। तो वो एक छोटी सी टीम होती थी। वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, और भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फिक्की या एसोचैम या सीआईआई, ये सब दिल्ली में काफी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री जी। ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इनके साथ वो काम करती थी। तो ये काफी नीश, इंग्लिश में नीश बोलते हैं, हिंदी में अनुवाद मुझे पता नहीं इसका क्या है, मतलब काफी एक स्पेशलाइज्ड प्रैक्टिस थी। तो मैंने उसी टीम में इंटर्नशिप की थी 2008 में। और मैंने सिलेक्टिवली ये चूज किया था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट, जैसे कि मैंने बोला, पब्लिक लॉ में था। प्राइवेट लॉ में कभी मेरा इतना इंटरेस्ट रहा नहीं। तो फिर वही मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने वहाँ इंटर्नशिप की, और फिर वहाँ के पार्टनर जो थे उनको मुझे मेरा काम अच्छा लगा। और फिर एक के बाद एक चीजें हुई। तो फिर 2009 में पीक जब था ये रिसेशन,
जी। तभी मुझे अमरचंद से ऑफर मिला और फिर मैंने वही सेम टीम जहाँ मैंने इंटर्नशिप की थी, गवर्नमेंट अफेयर्स एंड पब्लिक पॉलिसी टीम बोलते थे, उसी के साथ मैं जुड़ा रहा 4 साल तक। और आपने मेरा एक्सपीरियंस के बारे में पूछा, फिर मेरा एक्सपीरियंस फिर से काफ़ी अच्छा था। मैंने जी। जैसा कि बताया, जो वहाँ पे काम होता था वो काम मेनली होता था गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ काम करना, उनको जो लीगल कंसल्टेंट्स, बिकॉज इंडिया में आप देखेंगे तो जितने भी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनमें लीगल कैपेसिटी जो, मतलब इंटरनल गवर्नमेंट लॉयर्स की कमी है। एक लॉ डिपार्टमेंट है, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, वो जनरली लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। पर कोई मिनिस्ट्रीज जो हैं, इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी है इंडिया में, उनकी अपनी कोई इंटरनल लीगल टीम्स नहीं हुआ करती हैं। तो वो जो गैप है वो हम फुलफिल करते थे जनरली। वो जी। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ हम लोग काम करते थे, लॉज ड्राफ्ट करते थे, रूल्स ड्राफ्ट करते थे। तो यही जनरली मेरा काम था। और मैं और स्पेसिफिक आपको बता सकता हूँ अगर आप जानना ज़रूर, चाहें ज़रूर, थोड़ा बताइए, और क्योंकि मैंने क्या बच्चे किया एकदम जानना चाहेंगे, जो हमारे यंग इससे यंग रिलेटेड। दर्शक हैं, कि क्योंकि हाँ। एक मेरा छोटा सवाल इससे और जुड़ के आता है। आपने बोला कि जैसे हम देखते हैं कि वकीलों की इतनी सारी श्रेणियाँ, आपने तो लॉ फर्म जॉइन कर लिया, आजकल इन हाउस काउंसिल का बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है दुनिया भर में, स्पेशली हमारे देश में, क्योंकि जो एक पहले जो गैप था कंपनीज़ के लिए कि इन हाउस चाहिए ताकि आपकी एक लीगल कॉस्ट बचेगी, हमारी जो सरकार है, आपने बताया कि वहाँ कहीं न कहीं अभाव आपको देखने को मिला उस वक़्त 2008 में। अब तो मुझे लगता है कि कई सरकारी डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज़ भी रिटेनर पे अपने लॉयर्स रख लेते हैं। हम्म, तो वो मैं आपका अनुभव जानना चाह रहा हूँ अमरचंद के ज़रिए, हम्म, कि किस-किस तरीके के आपको गैप देखने को मिले और हम्म। युवाओं के लिए क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इन इन मिनिस्ट्रीज़ में, अगर वो अप्लाई करना चाहें तो? बिल्कुल, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हाँ, आपका ये बात ज़रूर सही है, आपका पॉइंट ज़रूर सही है कि 2008-9 में जब मैंने स्टार्ट किया था अपना लीगल करियर और आज में काफ़ी फ़र्क है। तो काफ़ी कैपेसिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने भी अपने इनबिल्ट कैपेसिटी जनरेट की है। पर मुझे लगता है कि आज भी जब मैं, क्योंकि मेरा काम जो आज का काम है, मेरा आज का काम भी मेरा सिर्फ़ गवर्नमेंट के साथ ही डील करना है। जी। जितने भी हमारे लिटिगेशंस एंड आर्बिट्रेशंस होते हैं वो हम सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने काफी गवर्नमेंट्स देखे हैं दुनिया में। पर मैं जब कंपेयर करूंगा, स्पेशली लेट्स से आप जैसे अमेरिकन गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो ठीक है, अमेरिका बहुत ही अमीर देश है। पर भारत में अभी भी कैपेसिटी जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, लीगल कैपेसिटी, वो एक एडहॉक बेसिस पे, मतलब अनस्थायी बेसिस पे चलती है। जी। तो अभी भी बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में लॉयर्स नहीं है। जैसे कि एक काम जो हम करते थे, जो कि आज भी मेरे लिए रेलेवेंट है, वो था कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो साइन करती है इंडिया, जी। इन्वेस्टमेंट में या ट्रेड में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दोनों को एक्चुअली हम लोग कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते थे। तो अब ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, ये तो लीगली वेटेड होने चाहिए। ये तो जनरली ये क्या है, ये इंटरनेशनल ट्रीटीज एक कॉन्ट्रैक्ट है। और जी। पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक दो देशों के बीच में है, इसीलिए इसका स्टेटस जो है वो थोड़ा ऊपर होता है ये कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से। बट अल्टीमेटली ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसके लिए एक कानूनी एक्सपर्टीज चाहिए। बट आप जो जनरली इंडिया में 2013-14 तक, जब तक मैं वहाँ था, तब तक जनरली ये काम जो है इंडिया में मिनिस्ट्रीज अपने ब्यूरोक्रेट्स या आईएएस ऑफिसर्स हुए या कोई और ब्रांच के ऑफिसर्स हुए, उनके ऊपर ही छोड़ देते थे। तो वकीलों की या इन हाउस लीगल एक्सपर्टीज की कमी होती थी। जैसा मैंने बोला, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स है और वो जरूर वेट करते हैं, वो जरूर कमेंट्स देते हैं, पर फिर भी उनकी एक्सपर्टीज जो है वो इंटरनेशनल लॉ में जैसे नहीं है, कमर्शियल लॉ में नहीं है। मे बी वो डोमेस्टिक लिटिगेशन वगैरह में एक्सपीरियंस्ड हैं, बट इस इन ब्रांचेस में काफी स्पेशलाइज एक्सपर्टीज चाहिए, तो वो नहीं थी। तो वो काम हम करते थे। जैसा कि मैंने बताया, जब मैं अरुणाचल में था तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। जी। और जहाँ तक कि अपॉर्चुनिटीज की बात है, तो जो मेरा नेक्स्ट मूव रहा, और शायद आपका अगला सवाल शायद होगा, मैं जी। अमरचंद में ही जब था तो ये लीगल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते करते ही अमरचंद से मेरा नेक्स्ट स्टेप आया करियर में, क्योंकि मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही अपॉर्चुनिटी मिली एज अ वर्क एज अ इन हाउस लीगल काउंसिल।
जी, और मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने बोला वो अपॉर्चुनिटी अब थोड़ी ज़्यादा हो गई हैं। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि वो कंपैरेटिव स्केल में वो यूएस से या यूके से जो मैंने देखा है जनरली वेस्टर्न कंट्री से और इवन लैटिन अमेरिका जैसे कि मैंने बहुत सारी कंट्रीज देखी है, पेरू, चिले, कोलंबिया, उससे कंपैरेबल नहीं है क्योंकि अभी भी एडहॉक बेसिस पे है। तो जूनियर लॉयर्स को हायर करते हैं 3-4 साल एक्सपीरियंस लॉयर्स को और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करते हैं और जी, काफ़ी अच्छा एक्सपोज़र मिलता है जो मुझे मिला। पर कोई परमानेंसी जो आप बोलते हैं वो नहीं है। तो वो जी, जो है ना वो मिसिंग है और मुझे लगता है कि वो अभी भी फुलफिल होना चाहिए। तो मैं यंग लॉयर्स को यही बोलूँगा कि आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ पब्लिक इंटरेस्ट करियर जो है ना तो बहुत ही वैल्यूड होता है। मेरे ख्याल से इंडिया में भी काफ़ी वैल्यूड होता है और इंडिया के बाहर तो और भी ज़्यादा होता है। तो ये अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं लोगों को लगता है लॉ फर्म हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, पैसे के हिसाब से और अच्छा है, लॉ फर्म भी बहुत अच्छा है। पर जी, ये करियर भी कंसिडर करना चाहिए। 2-3 मिनिस्ट्रीज़ मैं बता रहा हूँ जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। अ, एक ट्रेड पॉलिसी डिवीज़न है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, एक लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो ये अपॉर्चुनिटी स्पेशली अगर आप पब्लिक लॉ या इंटरनेशनल लॉ करियर में इंटरेस्टेड हैं तो ये ज़रूर आपको ओपन माइंड अपना खुला दिमाग रख के ऐसी अपॉर्चुनिटी सीख करनी चाहिए और रेगुलरली आती हैं। तो आप ज़रूर वेबसाइट देखें, आप रेगुलरली फॉलो अप करते रहें तो कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और काफ़ी एक्सपोजर मिलता है ये काम करने से। जी, आपने इतनी बढ़िया बात बताई और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूँ कि जैसा कि सुधांशु जी ने कहा कि लगातार आप अपने आँख, जैसे पुलिस कहती है ना हमारे आँख, नाक, कान बने, वैसे ही अगर आपको अपना करियर आगे बढ़ाना है तो आपको खुद के लिए भी अपना आँख, नाक, कान बनना पड़ेगा। आजकल हम सूचना प्रौद्योगिकी के जगत में हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फिंगर टिप्स में हमारे मोबाइल फ़ोन रहते हैं जो कि स्मार्टफ़ोन्स हैं, तो कहीं पे भी आप गूगल कर सकते हैं। इन मिनिस्ट्रीज़ की वेबसाइट लगातार चेक करते रहें अगर आपको अपना करियर प्रोग्रेशन करना है। लेकिन इससे जुड़ता हुआ सवाल मेरा आपसे एक और है सुधांशु जी, क्योंकि आपने बताया कि अब आप भारत सरकार के साथ जुड़ गए थे अमरचंद के बाद, और भारत सरकार के साथ जुड़ना एक इज़्ज़त की बात होती है, बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी सरकार के साथ जुड़े हैं, खासकर अपने देश की सरकार के साथ। तो किस किस किस्म की आपको चुनौतियाँ देखने को मिली, और चुनौतियाँ इस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बताया कि जो पूरा कार्यभार ट्रेडिशनली दिया गया है हमारे इंडिपेंडेंस से देश में, वो ब्यूरोक्रेट्स के मत्थे दिया जाता है कि भाई उन पे ज़्यादा लोगों को शायद विश्वास रहता है कि यूपीएससी क्लियर करके आए हैं या स्टेट अपना क्लियर करके आए हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि भाई बाबू हैं तो ज़्यादा अच्छा देख पाएंगे। और वकीलों को मुझे लगता है आज तक थोड़ा सा, कई बार, मैं हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार शायद हल्के में ले लेती है वेरीफाई में से सो। और उसके चलते जैसे आपने बताया कि यंग वकीलों को लेना है या 3-4 साल के लोगों को लेना है, या फिर जब तक हम बहुत ही बड़ी डिस्प्यूट्स हैं देखें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा रही है, जहाँ पे देश के अनुभवी और बहुत महंगे वकीलों को सरकार एंगेज करती है, तो जो बीच का जो एक गैप है जहाँ पे मैं समझता हूँ कि अच्छे वकीलों की काफ़ी कमी, मैंने भी कई बार देखा कि सरकारों के साथ विचार विमर्श करना, या अपने कुछ क्लाइंट्स को, पीएसयूज़ को भी मैं विचार विमर्श करता रहता हूँ उनके साथ, तो ये कमी कहीं ना कहीं मैंने भी देखी है कि ये इस ब्रिज को हम कैसे गैप करें। एक तो मैं आपका अनुभव इसमें जानना चाहूँगा, और जब आपने भारत सरकार के साथ काम किया तो किस किस तरह के अनुभव आपने वहाँ पे साझा किए, जिससे हमारे जो यंग वकील बच्चे हैं, जो दर्शक हैं, वो कुछ सीख सकें और इस पब्लिक इंटरेस्ट इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में अपना करियर बना सकें। जी नहीं, गैप की बात है, बहुत ही सटीक सटीक बात है क्योंकि हम आईएएस ऑफिसर जनरली, मैंने जिन आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम किया जनरली ब्रिलियंट होते हैं। यूपीएससी एग्जाम क्लियर करना कोई मामूली बात तो है नहीं, तो उन जी, जनरली वो एकेडमिकली या प्रैक्टिकली काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं और उनकी ट्रेनिंग जो होती है मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने काफ़ी आईएएस ऑफिसर्स के साथ काम किया है, एक्सपीरियंस मुझे है, अभी भी मैं उनके साथ टच में हूँ। उनकी ट्रेनिंग ही ऐसे होती है कि उनके दिमाग में होता है कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जिसको मैं टैकल नहीं कर सकूं, जिसमें मैं कर नहीं सकूं। तो वो चाहे कुछ भी आप उनके सामने रख दो, चाहे आप न्यूक्लियर फिजिक्स रख दो या इंटरनेशनल लॉ रख दो, वो उसको हैंडल कर ही लेते हैं। तो उनकी ट्रेनिंग जी, ही ऐसी होती है, इसीलिए ट्रेडिशनली आईएएस ऑफिसर्स को काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्ट दी गई है। तो मेरे अनुभव में भी ये बहुत ही सही बात है। पर मैंने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जब मैंने काम किया था तो भगवान की कृपा से जो ऑफिसर्स के साथ मैंने काम किया वो काफी ओपन माइंडेड और काफी अप्रोचेबल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वैसे ऑफिसर्स थे। तो जी, उन्होंने मुझे पूरी आजादी दी काम करने की और मैं अकेला वकील था पूरे डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की जिम्मेदारी होती है इंडिया की इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिलेटेड ट्रीटीज को नेगोशिएट करना।
तो उस फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे हिसाब से। तो उस फील्ड में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डिपार्टमेंट के पास होती थी, और उस डिपार्टमेंट में कोई वकील नहीं था। आप ये सोचिए, आप अगर कंपेयर कंपेयर करना चाहेंगे तो अमेरिका में जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे इक्विवेलेंट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ऑफिस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लेम्स करके एक है, तो उसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 30 लॉयर्स होंगे। आप सोच सकते हैं 20 जी। से 30 लॉयर्स होंगे। और लॉयर्स ऐसे नहीं कि लॉ स्कूल से आए या 2-4 साल एक्सपीरियंस है, वैसे नहीं। लॉयर्स ऐसे हैं कि जिनका 15-20-30 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे लॉयर्स हैं। तो कंपैरेटिवली इंडिया में, जैसा कि मैंने बोला, कैपेसिटी कम थी, पर मैंने उसका पूरा अपने पर्सनली पूरा फायदा उठाया, पूरी आज़ादी मिली मुझे। तो मैंने, जैसा कि बोला, मैंने मैं 3 साल, ऑलमोस्ट 3 साल था, पूरी 3 साल वहाँ था। तो मैंने सरकार के लिए, मैंने भारत सरकार के लिए जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट और ट्रेड से जुड़ी ट्रीटीज होती हैं, उसको मैंने ड्राफ्ट किया, उसको मैंने लिखा, उसको नेगोशिएट किया, मीटिंग्स हुई, नेगोशिएशन मीटिंग्स हुई। तो मेरा काम जनरली जो था वो यही था। और जहाँ तक कि गैप की बात है और उस गैप को कैसे कम किया जाए, तो वो गैप तो ज़रूर है, वो गैप तो ज़रूर अभी भी है। और वो गैप एक फंडामेंटल फ्लॉ इंडिया की, जो आप सिविल सर्विस सिस्टम जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें एक फंडामेंटल फ्लॉ के कारण है। और फंडामेंटल फ्लॉ ये है कि एक ब्रांच ऑफ ऑफिसर्स या एक एक कैडर ऑफ ऑफिसर्स को कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और बाकियों को इतनी नहीं। तो थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और स्पेशली आउटसाइड एक्सपर्टीज लाने की जरूरत है, ओपन अप करने की जरूरत है। इतना क्लोज और इतना 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 क्लोज सिस्टम बनाने का मुझे नहीं लगता है कि कोई इतना बड़ा फायदा है। मेरे एक्सपीरियंस में आईएएस ऑफिसर सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। मैंने जिनके साथ काम किया उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर फिर भी मैं कहूंगा कि उनको कम रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, उनको पॉलिसी लेवल, हाई लेवल चीजें जो हैं वो हैंडल करें। और ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है, जैसे लीगल मैटर हुआ या कोई और रिलेटेड मैटर हुआ, तो उसके लिए एक्सपर्टीज लाने की बहुत ज़रूरी है। अब इंटरनेशनल लॉ फील्ड में ही आपको पता नहीं, पर आपके दर्शकों को अब मैं बता दूं कि एक 2018 में जस्टिस BN श्री कृष्णा की एक रिपोर्ट आई थी। वो उस रिपोर्ट का जो पूरा फोकस था, वो रिपोर्ट का फोकस यही था कि इंडिया में इंटरनेशनल गवर्नमेंट में जो है वो इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन दिया था। वो काफ़ी लोगों से कंसल्ट भी किया था, काफ़ी लॉयर से भी कंसल्ट किया था। उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि एक पोस्ट क्रिएट की जाए इंटरनेशनल लॉ एडवाइजर की। वो काफ़ी एक सीनियर लॉयर फुलफिल करेगा, और वो एक, जैसे कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस होता है, तो अटॉर्नी जनरल तो बहुत सारे मैटर्स हैंडल करता है, पर ये इंटरनेशनल लॉ एडवाइजर जो होगा वो इंटरनेशनल लॉ और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो इंडिया के चीज़ें हैं उसको हैंडल करने की एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ये अब किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर हो सकता है या PMO के अंदर डायरेक्ट हो सकता है, पर ये जो होगा ये एक स्पेशलाइज्ड लीगल टीम होगी जो कि ये सारे मैटर्स हैंडल करेगी। 2016 या 17 में वो रिपोर्ट आई थी। काफी अच्छी रिपोर्ट है, आपके दर्शक पढ़ सकते हैं। जी। पर वो मुझे पता नहीं कि फिर कभी इम्प्लीमेंट हुई या उसका क्या हुआ। और ये गैप तो जरूर है, और इस गैप को स्पेशलाइजेशन से ही मुझे लगता है कि ओवरकम किया जा सकता है। जी, एक मेरा छोटा सवाल इससे निकल के इसलिए भी आता है क्योंकि आपने बताया कि आपने बाकी देशों के साथ बातचीत की, आपने इतना दुनिया में भ्रमण किया है और आपने बाकी देशों के लीगल सेक्टर को भी बड़ा करीब से देखा है। तो किस तरीके से हम इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं? कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वो तो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह है, और वकालत और जो कानून है बनाना वो अपनी जगह है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि वी हैव ब्रिलियंट ब्यूरोक्रेट्स, वी हैव एक्सट्रीमली एक्स्ट्रॉर्डनरी जजेस इन द कोर्ट्स, यू नो पुटिंग परहैप्स दैट 100% डे इन एंड डे आउट। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं? और मैं बाकी देशों की प्रैक्टिस इसमें समझना चाहता हूँ जिसको हम इंडिया में लागू कर सकें, ताकि इतना आपने बताया इंपॉर्टेंट अंग है। अगर गवर्नमेंट की इतनी सारी शाखाएं हैं जिनके पास
लीगल हेल्प नहीं है, लीगल एडवाइजरी नहीं है, और इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज आते हैं मान लीजिए जितनी जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हो रही हैं, या यूएन है, या अब तो पता नहीं कितनी सारी हम ट्रीटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रॉप करती हैं कि कहीं ना कहीं देखिए कमर्शियल टर्म्स हैं, पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें इंवॉल्व होती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स आप उतना सब देखते हैं। तो ये जो एक बेसिक तौर पे इस चीज़ों को हाउ टू प्लग दीज गैप्स, मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ बाकी देशों के कंपैरिजन में इंडिया में। प्लग द गैप्स, जैसा कि मैंने बोला, गवर्नमेंट को जो है अपना विजन जो है सिविल सर्विस का जो मॉडल है उसको थोड़ा चेंज करना होगा, उसको थोड़ा ओपन अप करना होगा। आईएएस आईपीएस वगैरह को, मतलब मैं, आप जैसा बोल रहे हैं काफी मतलब अच्छा प्रसिद्ध सर्विस है, रहना ही चाहिए, पर उसको कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस और उसको कुछ ज्यादा ही सिग्निफिकेंस दी जाती है। जी ऐसा नहीं है कि आई अगर आप आईएएस ऑफिसर नहीं है तो आप मतलब किसी काम के नहीं है, और अगर आप आईएएस ऑफिसर है तो आप जी भगवान है, ऐसा तो जी बिल्कुल जी नहीं है। तो आईएएस ऑफिसर्स अपनी जगह हैं, और स्पेशलाइज्ड सेक्टर्स जो हैं अ, वो अपनी जगह हैं। तो इसको खोलना पड़ेगा, इसको गवर्नमेंट को, है ना। अब इससे इससे लोगों का थोड़ा आपने एक स्ट्रेस की बात भी जो बोली वो भी कम होगा, क्योंकि आईएएस के नाम पे मैंने देखा है कितने लोग अपने कितने साल कितने करियर्स जो हैं वो उसके नाम पे क्या कहते हैं, जी, बलि चढ़ा देते हैं अपने समय की, और कई बलि बार चढ़ा तो देते बहुत हैं बर्बाद। गैम्बल हाँ, है मैं बहुत बड़ा। जी नहीं, मैं इतना इतना स्ट्रॉन्ग शब्द प्रयोग करना चाह नहीं रहा था, मैं बोल रहा था बर्बाद कर देते हैं। जी अब शायद बर्बाद नहीं करते हैं, पर जो भी है, पर काफी परेशानी हो जाती है। तो आईएएस कोई ऐसी 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 बात नहीं है कि अब अगर आप आईएएस नहीं बने तो आईएएस का इम्पोर्टेंस जो है, पता नहीं आप दर्शक समझ पाएंगे कि नहीं, पर थोड़ा कम करना होगा उस पे, एम्फेसिस जो ग्लोरिफिकेशन है बहुत वो, ज़्यादा है हर चीज़ की। जी ग्लोरी उसको थोड़ा कम ग्लोरीफाई करना होगा। और दूसरे सेक्टर्स को भी मतलब एक इक्वालिटी लानी होगी सिविल सर्विसेज में, और इन जनरल गवर्नमेंट सर्विस में। आप सिविल सर्विस छोड़ दो, सिविल सर्विस तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है। इन जनरल गवर्नमेंट सर्विसेज में एक इक्वालिटी लानी होगी, एक ओपननेस, एक डायलॉग लाना होगा। वो पुराना ब्रिटिश सिस्टम जो ब्रिटिश दे के चले गए हो, जी उसको हटाना होगा, क्योंकि ब्रिटिश खुद ये फॉलो नहीं करते हैं। अब आपको पता नहीं कि नहीं, पर ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना ओपन है कि अब मेरे कुछ दोस्त जो हैं जो अमरचंद में काम करते थे, जहां तक ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब वो गवर्नमेंट सर्विस में फॉरेनर्स को भी इनवाइट करता है। अगर आपको स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज चाहिए तो आप यूके में, ये जरूरी नहीं है कि आप यूके ही सिटीजन हो या यूके में ही बॉर्न हो, आप कहीं से भी आके, जैसे कोई आप प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट लॉ फर्म या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, उसी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आप जाके, मेरे कुछ दोस्त हैं जो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल लॉ में गवर्नमेंट ऑफ यूके के साथ काम कर रहे हैं, जी वो इंडियन सिटीजन हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस हद तक अपने आप को ओपन कर दो, पर कुछ डिग्री, एक एक सीमा तक तो आपको ओपन करना होगा। तो वही वही है कि स्पेशलाइजेशन खोलनी, स्पेशलाइजेशन जरूरी है गवर्नमेंट में। आईएएस का, आईपीएस का थोड़ा इम्पोर्टेंस जो है वो अपनी अपने लेवल पे रखिए, पर बाकियों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए। तो ये सारी चीजें जो होंगी तो तो काफी अच्छा होगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने इन जनरल जो देखा, बाकी स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज और इंडिया को क्यों हम डेवलपिंग या लेस डेवलपिंग कंट्रीज के साथ कंपेयर करें। मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने देखा है, मैंने जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जी या रशिया, इन सारे कंट्रीज के साथ भी मैंने नेगोशिएट किया था, मीटिंग हुई थी, तो इनका जो लेवल है वो इंडिया से थोड़ा सिमिलर था। पर मैं कहूंगा कि इंडिया का जो एस्पिरेशन होना चाहिए वो, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट एक्सपर्टीज में, यूनाइटेड स्टेट्स या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये सारी कंट्रीज जो मैंने देखी, इस लेवल तक पहुंचना चाहिए। और यहाँ पे काफी हाईली स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज है। मतलब यूएस गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट में आप एक तरीके का लॉ फर्म ही चला रहे हैं वो लोग। उन लोगों को स्पेशली इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए उन लोगों को बाहर के लॉ फर्म्स की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके पास अपना ही इतना एक्सपर्टीज है, अपनी इतनी कैपेसिटी है। और कैपेसिटी सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्रिलियंट लॉ, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एज वेल, मतलब काफी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं और जी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वो इस लेवल तक पहुंचना होगा, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सारे रिफॉर्म्स कभी ना कभी तो सोच के करना ही पड़ेगा, अगर उस लेवल तक पहुंचना है तो। जी, आपने बड़ी अच्छी बात है। इनफैक्ट हमारी सरकार ने कुछ पहल तो की, हो सकता है आपने भी सुना हो, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में अब ऐसा
उन्होंने कुछ सोचा है कि जो पीपल फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशन कैन अप्लाई टू द पोजीशन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूरोक्रेसी से ही आएँ, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल 2-3 साल पहले ये सरकार ने शुरुआत की है। लेट्स होप कि ऐसी शुरुआत और होती रहे, और जैसा कि आपने बताया कि हर ज़रूर। लाइन ऑफ वर्क से जिस भी इंसान का जो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, वो कंट्रीब्यूट कर सके हमारे देश की तरक्की में, क्योंकि इफ वी हैव टू कम्पीट विद द बेस्ट, वी हैव टू बी द बेस्ट। देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इसके बाद मैं आपके जीवन के अगले पहल पे आना चाहूँगा सुधांशु जी, जहाँ पे आपने विदेश में जाके पढ़ाई करने की सोची और आप न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी गए। आप उस तरह से, मतलब हम साथी हो गए मेरे, क्योंकि हम भी एनवाईयू के पढ़े हुए हैं। तो मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस जो है एलएलएम का, वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपने उसको मास्टर्स अपने जी। परसू करना चाहा। और कई बार हमारे दर्शकों का हमसे सवाल होता है कि कौन सा बेहतर है, एकदम लॉ स्कूल के बाद एलएलबी के बाद एलएलएम करनी चाहिए, या वर्क एक्सपीरियंस गेन करने के बाद मास्टर्स करना चाहिए। तो एक तो ये बताएं। साथ ही मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सुधांशु जी एक स्कॉलर भी रह चुके हैं। आपको दो दो स्कॉलरशिप से नवाजा गया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। स्कॉलरशिप कैसे ली जाए, इसके बारे में भी हमारे थोड़ा बच्चों को बताएं, और कितना ज़रूरी होता है एक विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना, उसके बारे में मैं आपका मत जानना चाहता अ, जी ज़रूर। अब आपका आखिरी सवाल से मैं शुरू करता हूँ, कितना ज़रूरी होता है विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में, ये तो अब हर व्यक्ति पे डिपेंड करता है। इसका मैं कोई ऐसा आंसर तो मैं दे नहीं सकता हूँ। आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके यू नो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका पर्सनल सिचुएशन भी कभी कभी इफेक्ट कर सकता है कि आपको इंडिया छोड़ के नहीं जाना है। तो ये बहुत बहुत सारी फैक्टर्स हैं, पर इन जनरल एक और आपने आपने बोला आपने भी एनवाईयू में एलएलएम किया था, मुझे पता नहीं था ये बात। बहुत ही अच्छी बात है। इन जनरल ये एक जो एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से काफी अगेन एक आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है, एक डिफरेंट एक अलग दिशा दिखाता है। क्योंकि जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है, स्पेशली मैं अमेरिका में पढ़ा पढ़ा हूँ, जैसा कि आपको भी, आप पता नहीं सहमत होंगे या नहीं, मेरे ख्याल से होंगे। पर जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है वो अमेरिका में और इंडिया में काफी इनफैक्ट लीगल प्रैक्टिस, लीगल एजुकेशन कॉमन लॉ सिस्टम पे बेस्ड है। अल्टीमेटली हूँ जी। ओरिजिनेट हुआ है ये इंग्लैंड से ही हुआ है, पर जो इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस है वो काफी डिफरेंट है। तो जो ये नई सोच, जो नया आपको नई दिशा जो मिलती है वो काफी मेरे ख्याल से वो वैल्यूबल होती है। तो अब लेकिन वो अब डिपेंड करता है इन जनरल इंडिविजुअल पे भी, उसका क्या इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से ही जरूर था, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला, मेरा इंटरेस्ट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, इन्वेस्टमेंट लॉ में था। तो इंडिया में जनरली यूनिवर्सिटीज इतना स्पेशलाइज इस सब्जेक्ट्स में नहीं होती है। हमारे कॉलेज में एचएनएलयू में जब मैं था तो मैंने फाइनल ईयर में कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, पर कभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था अपने एकेडमिक मतलब मैं उस लेवल की पढ़ाई से कभी सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे हमेशा से था कि मैं मास्टर्स पढूं, मास्टर्स ही नहीं, मैं उससे भी आगे पढूं जो मैंने अभी तक नहीं किया है। पर फिर भी मुझे हमेशा से था कि मैं पढूं। तो ये तो वही, जब मैं गवर्नमेंट में काम कर रहा था तो फिर मैं लोगों से मिला। मैं जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं अलग अलग कंट्रीज गया, वहाँ के लोगों से मिला। मैं अमेरिका भी आया था मीटिंग्स वगैरह के लिए जब गवर्नमेंट में था, तो उस समय मैं लोगों से मिल रहा था। मैं एक दो यूनिवर्सिटी भी मैंने विजिट की थी। तो हमेशा से ही अगेन मेरा इंटरेस्ट था, और मेरा इंटरेस्ट स्पेसिफिकली अमेरिका में था, क्योंकि मैंने जहाँ तक मैंने लोगों से बात की थी, जहाँ तक मुझे पता था, यहाँ का लीगल कल्चर, लीगल सिस्टम थोड़ा अलग है। जैसे कि एक आप एक चीज देख लें, इंडिया में क्या है, क्लासरूम जो होता है स्पेशली लॉ कॉलेजेस, लॉ यूनिवर्सिटीज में, वो एक लेक्चर मेथड पे होता है कि टीचर आएंगे, लेक्चर देंगे, और आप नोट्स लेंगे, और फिर टीचर चले जाएंगे। उसके बाद आप नोट्स पढ़िए, रिवाइज करिए, एग्जाम लिखिए। पर यहाँ अमेरिका में जो लीगल एजुकेशन सिस्टम है, वो लेक्चर मेथड नहीं है, वो उसको आप बोलेंगे क्लास पार्टिसिपेशन मेथड बोल सकते हैं, या सोक्रेटिक मेथड बोल सकते हैं। उसमें कांस्टेंट एक वार्तालाप, एंगेजमेंट, डायलॉग जो होता है वो होता रहता है टीचर्स और प्रोफेसर्स के बीच में। तो ये काफी बड़ा तो चेंज है, काफी काफी। तो मुझे ये सब चीजें थोड़ी बहुत पता थी, तो इसीलिए मुझे हमेशा से अमेरिका में आना था। और मुझे पता था कि यूके में, जैसे कि ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज आप ले लें, वो भी लेक्चर इंडिया से थोड़ी बहुत सिमिलर ही है, क्योंकि लेक्चर मेथड पे ही बेस्ड है। और यूएस में क्लास पार्टिसिपेशन, सोक्रेटिक मेथड इसको बोलते हैं यहाँ पे, उस पे बेस्ड है। तो ऐसे कल्चर में मुझे नया एक्सपीरियंस चाहिए था। तो यही सोच के मैंने सिर्फ यूके यूनिवर्सिटी, यूएस सॉरी यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में ही
अप्लाई किया। मेरा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया था, हार्वर्ड में भी हो गया था, कोलंबिया में भी हो गया था, न्यूयॉर्क में भी हो गया था। पर न्यूयॉर्क में मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मैं पहले भी वहाँ विजिट कर चुका था, मैं वहाँ जा चुका था, और मुझे पता था कि वहाँ की फैकल्टी जो है वो काफ़ी ब्रिलियंट है, वहाँ एनवायरनमेंट काफ़ी एक्सपोजर मिलेगा। क्योंकि हार्वर्ड वगैरह जो है वो एक छोटे से बॉस्टन के एक छोटे से सबर्ब में है, पर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में है, वहाँ लॉ फर्म्स है, वहाँ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस का जैसे हेड क्वार्टर है, मीटिंग्स होती है, गवर्नमेंट्स की एम्बेसीज हैं, तो काफ़ी एक्सपोजर मुझे पता था मुझे मिलेगी। तो फिर मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, और एनवाईयू में एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल लीगल स्टडीज करके, तो वो प्रोग्राम जो है वो इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल डिस्प्यूट सेटलमेंट पे फोकस प्रोग्राम है। तो उसमें मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने वही अप्लाई किया, और मुझे स्कॉलरशिप मिली ज़रूर। स्कॉलरशिप के लिए सब अप्लाई करते हैं, और मैंने भी अप्लाई किया था। एक स्कॉलरशिप मुझे मिली, वो इंडिया में मिली, इन लैक स्कॉलरशिप, जी, जिससे मेरी अ, आप रख सकते हैं 50% स्कॉलरशिप मुझे एनवाईयू से मिली, और 50% स्कॉलरशिप मुझे इन लैक से मिली। तो इन लैक्स स्कॉलरशिप वही बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है मेरे हिसाब से। मुझे याद है अ, आपका इन लैक स्कॉलरशिप को लेने के लिए पहले आपको एडमिशन कंफर्म करना पड़ता है। आपको पहले एडमिशन मिल जाती है किसी यूनिवर्सिटी से, एडमिशन का कॉन्फर्मेशन, उसके बाद ही आप इन लैक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन लैक स्कॉलरशिप जो है वो उन्हीं के लिए है जिन्होंने कभी भी फॉरेन में पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने जिनकी कभी कोई बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री फॉरेन में नहीं हुई, जो इंडिया में पढ़ाई अपनी फर्स्ट जो डिग्री है वो इंडिया में जिन्होंने ऑब्टेन किया, उनके लिए स्कॉलरशिप है, क्योंकि उनके फाउंडर का विजन यही था कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनको बाहर जाके एक्सपोजर मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। तो मैंने अप्लाई किया था। मुझे मेरे ख्याल से अप्रैल 2015 में, मेरा कोर्स अगस्त 2015 में चालू होने वाला था। तो बड़ा ही एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होता है, उसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है, स्टेटमेंट ऑफ विजन लिखना होता है, कि आपका ये जो कोर्स है ये आप ये इसको आप अपने करियर में, या इसको आप किस किस दिशा में और किस पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना था। फिर आपको रेड लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भेजने थे आपके, आप लॉस, वो इनफैक्ट वो एकेडमिक्स पे भी काफ़ी एम्फेसिस देते हैं, तो आपके जो यूनिवर्सिटी के मार्क्स हैं उसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट वगैरह भेजना था। फिर आपको वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और वो बम्बई बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, और दो राउंड ऑफ इंटरव्यूज होते हैं। एक प्रिलिमिनरी राउंड होता है इंटरव्यू, वो काफ़ी एक्सटेंसिव, और काफ़ी एक छोटे से 3 लोगों के पैनल के सामने आपका एक इंटरव्यू होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू। और उस प्रिलिमिनरी इंटरव्यू में आपको हर तरह के सवाल पूछे जाएंगे, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस और आपके सीवी से रिलेटेड नहीं, पर इन जनरल लीगल फील्ड में, लीगल डेवलपमेंट में हर तरह के सवाल। तो काफ़ी इंटेंसिव इंटरव्यू होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू, और उसके बाद आप वो क्लियर कर लो तो फिर आपका एक फाइनल इंटरव्यू होता है। जी, तो यही एक प्रोसेस था, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, और काफ़ी एग्जॉस्टिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वैसा प्रोसेस था। पर मैंने फाइनली उसको क्लियर किया, और मुझे लगता है कि मैंने क्लियर इसीलिए किया क्योंकि हर स्कॉलरशिप में, या हर इन जनरल वो देखते हैं कि स्टूडेंट जो है वो कैसे स्टैंड आउट करता है। क्योंकि सारे इन जनरल जो भी एलएलएम पढ़ने जाते हैं, या जो भी पढ़ाई की सोचते हैं, वो इन जनरल सबका एकेडमिक रिकॉर्ड तो एवरेज या अबव एवरेज या ब्रिलियंट ही होता है। तो आप अपने आप को क्राउड से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकें, कैसे अपने आप को अलग कर सकें, तो मेरे हिसाब से मेरा डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर यही था कि मेरा एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट में। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम किया था, पब्लिक इंटरेस्ट फील्ड में काम किया था, इंटरनेशनल लॉ में काम किया था। तो मुझे लगता है कि जो मैंने ये अपना एक्सपीरियंस अपने इन लैक्स स्कॉलरशिप में पैनल के सामने रखा, तो उनको काफ़ी पसंद आया, उनको काफ़ी अलग लगा बाकियों जी, से। और फिर मेरा फाइनल इंटरव्यू भी होता। फाइनल इंटरव्यू अब थोड़ा अलग तरीके का होता है, क्योंकि बहुत बड़ा पैनल होता है। मुझे याद है मेरे फाइनल इंटरव्यू में जस्टिस चंद्रचूड़, जो अभी अब शायद चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जी, कुछ सालों में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी थे। तो अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं, थोड़ा इंटिमिडेटिंग होता है। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू थोड़ा एग्जॉस्टिंग होता है, पर सेकेंड राउंड इंटिमिडेटिंग होता है, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होती है।
तो आप कुछ लोगों को शायद जानते भी हैं, पब्लिक पर्सनैलिटीज होती हैं और उस तरीके के सवाल पूछते हैं। तो वही आपको काम अपना एक धैर्य रखना है और हर सवाल का जवाब देना है, और बस मैंने वही किया। और दूसरा स्कॉलरशिप जो है मुझे एनवाईयू से मिला था, क्योंकि आप एनवाईयू में भी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप उसके साथ ही एक अलग से एक एप्लीकेशन स्कॉलरशिप की भी भेज सकते हैं। फिर से वो आप स्कॉलरशिप एक डिसीजन होता है आपके मेरिट पे, आपका एकेडमिक मार्क्स, ग्रेड्स देखते हैं, आपका एक्सपीरियंस देखते हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देखते हैं। तो फॉर्चुनेटली उन्होंने फिर मुझे वो भी स्कॉलरशिप दी। जी, जी। इतना आपने बढ़िया तरीके से बताया सुधांशु जी। इसके बाद मेरा एक छोटा सवाल और है, क्योंकि अब तो आपने बताया कि किस तरह सोक्रेटिस मैथड्स की टीचिंग होती है अमेरिकन इंस्टीट्यूशन में, और हमारे पढ़ाई से काफ़ी फ़र्क है। ओपन बुक एग्ज़ाम्स होते हैं, ये नई चीज़ हमें देखने को मिलती है जब विदेश जाते हैं। तो जी एक तो मैं आपका न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस समझ जाऊँगा कि बतौर एज़ यंग ग्रेजुएट, यहाँ तो वहाँ तो ग्रेजुएट ही कहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में पोस्ट ग्रेजुएट कह देते हैं उस चीज़ को। तो एज़ अ यंग ग्रेजुएट कैसा रहा आपका न्यूयॉर्क का एक्सपीरियंस, और क्या वो चीज़ रही जिसने आपको प्रोपेल किया कि अब मुझे अमेरिका में ही रुकना है और अब यहीं करियर बनाना है, क्योंकि वो आप पिछले आधे दशक से आप वाशिंगटन डीसी में हैं। तो क्या एक तो क्या फ़र्क पाया आपने न्यूयॉर्क की लाइफ में और वाशिंगटन की लाइफ में, एंड हम्म। हाउ एंड व्हाट हैव यू लर्नड इन दीज 5 years, एंड हाउ कैन एनी न्यू कमर जो चाहता है अमेरिका में आके करियर बनाना, उनके लिए मैं आपके कुछ टिप्स जानना चाहूँगा आपसे। जी बिल्कुल। तो अगेन मेरा न्यूयॉर्क में मुझे एकेडमिक्स में इंटरेस्ट था। मैंने फिर से मुझे मैंने कभी अ, ऐसा मेरा कोई फिक्स्ड गोल नहीं था कि मुझे न्यूयॉर्क में ही काम करना है, मुझे वाशिंगटन डीसी में ही काम करना है, या मुझे इंटरनेशनल लॉ फर्म में ही काम करना है। मैं वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया था, और फिर मैंने अपना ध्यान जो है वो मैंने पूरा पढ़ाई में ही दिया। पहले स्पेशली शुरू के 6 महीने तो मैंने काफी इंजॉय किया जो क्लासरूम का एटमॉस्फेयर होता है। आपने जैसे बोला ओपन बुक एग्जाम, तो कोई पूरा ऐसा मैंने कभी हमने कभी इंडिया में एक्सपीरियंस किया ही नहीं था, क्योंकि इंडिया में एम्फेसिस होती है कि आप सब कुछ अपने दिमाग में जी, नोट्स बनाए, रोट सब कुछ लर्निंग है। जी। अपने दिमाग में भर लें, और फिर एग्जाम जाके आप कितने पेजेस लिख सकते हैं। हमारे कॉलेज में भी ये कंपटीशन होता था कि कौन, लोगों को लगता था जिसने जितना पेज भर दिया वो सबसे ज्यादा आगे निकल जाएगा। जी। पर यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं था। यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जाम में भी, जहाँ तक मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि अगर आप लंबे लंबे आंसर्स लिखेंगे तो प्रोफेसर कंफ्यूज हो जाएंगे। और चांसेस है कि नंबर कट जाएंगे। जी, जी। बिल्कुल, यहाँ पे शुरुआत में ही फर्स्ट क्लास हमारी हुई थी अमेरिकन लीगल राइटिंग, अमेरिकन लीगल सिस्टम ऐसा कुछ नाम था। उसमें फर्स्ट चीज हमें सिखाई थी आईरैक मेथड, लीगल राइटिंग के लिए आईरैक, IRAC। इशू, इशू, रूल, इशू क्या है मतलब प्रॉब्लम क्या है, जी। और एक और बात है मैं पहले ही बता दूं कि सारे क्वेश्चंस होते थे वो प्रॉब्लम बेस्ड होते थे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ आपको मिलेंगे नहीं। तो जी। इशू क्या है, अगर आपको एक प्रॉब्लम दी गई है तो उसमें इशू क्या है। सेकंड, रूल क्या है। फिर आपकी एनालिसिस क्या है, और सी मतलब कंक्लूजन। तो आईरैक मेथड, तो ये सब चीजें हमें इंडिया में किसी ने नहीं बताई। इंडिया में तो मतलब सिर्फ पन्ने भरने हमें सिखाए। तो आईरैक मेथड पे एम्फेसिस था। तो मैंने काफी इंजॉय किया। मुझे याद है मैंने बुक्स भी पढ़ी थी, अभी भी मेरे पास है एक दो बुक्स। मैं तो मैंने उसी पे ध्यान दिया, मेरा एकेडमिक्स पे ध्यान था, प्रोफेसर्स के साथ काफी इंटरेक्ट किया, कुछ पेपर्स वगैरह भी लिखे। तो यही करते 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 फिर मेरा इंटरेक्शन, मैंने जैसे कि बोला, जब मैं इंडिया में था तो फॉर्चुनेटली मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस था, वर्क एक्सपीरियंस। तो मैं कुछ लोगों को जानता था प्रोफेशन में ऑलरेडी, और इंक्लूडिंग यूएस में भी जानता था। तो उनसे भी मिलता था, कुछ प्रोफेसर्स को जानता था, कुछ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं यूएन वगैरह में उनमें काम करते थे उनको जानता था, कुछ लॉ फर्म्स के लोगों को भी जानता था। तो वही करते करते फिर मैं कुछ लॉ फर्म्स के लोगों से मिला। फिर मुझे लगा कि ये करियर भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मैंने और जो मैं आज भी देखता हूँ, अल्टीमेटली इंटरनेशनल लॉ का करियर या पब्लिक लॉ का करियर आप अगर आप कर रहे हो तो वो एक अल्टीमेटली एक एकेडमिक करियर ही है। काफी एम्फेसिस होती है पढ़ाई पे, आपको लीगल डेवलपमेंट्स को जानने की। तो 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 वही मैंने देखा, मैं लोगों से मिला, फिर मुझे लगा कि ये करियर जो है ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है, और ये एकेडमिक करियर से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि मैं फिर भी पढ़ता लिखता रहूंगा। और ये जो है मेरी जो अ, सीखने की जो चाह है, सीखने की जो मेरी जो एक ख्वाहिश थी, वो जो है वो हमेशा ही फुलफिल होती रहेगी। तो
वही करते करते फिर मैंने लॉ फर्म्स में देखा, अब लोगों से मिला, मैंने एक दो लॉ फर्म्स में अप्लाई किया, और काफी मुश्किल है यहाँ लॉ फर्म्स में जॉब मिलना। मैं ये आपके दर्शकों को बता दूं, क्योंकि अमेरिकन लीगल मार्केट जो है वो सैचुरेटेड मार्केट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ लॉयर्स ज्यादा हैं और जॉब्स कम है। तो जितने जॉब्स हैं उससे ज्यादा लॉयर्स हैं। यहाँ यहाँ आपको हमेशा अमेरिका में देखेंगे कि हर हर जगह आपको एक बिलबोर्ड मिलेगा लॉयर्स का, हर जगह लॉयर्स के एडवर्टीजमेंट्स मिलेंगे, तो काफी लॉयर्स हैं यहाँ। इंडिया में मेरे ख्याल से इतने लॉयर्स हैं नहीं, जितने होने चाहिए उतने हैं नहीं। लीगल लीगल लोगों की लीगल कैपेसिटी के लिए कम लॉयर्स हैं, तो यहाँ जॉब मिलना मुश्किल था। पर वही था कि मेरा एक्सपीरियंस, अगेन मैंने बोला, जो मैंने स्टैंड आउट किया कि मेरा गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट बैकग्राउंड एक्सपीरियंस था। और कुछ लॉ फर्म्स हैं यहाँ पे जो उस टाइप के एक्सपीरियंस को काफी वैल्यू करती हैं, इंक्लूडिंग जो लॉ फर्म जो वहाँ मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो फिर मैंने अप्लाई किया, और फिर वही इंटरव्यू हुआ। काफी सारा लंबा प्रोसेस था, एग्जॉस्टिंग प्रोसेस था। ये भी काफी अलग होता है, क्योंकि इंडिया में जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था, मुझे याद है अमरचंद में मैंने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था। एक आदमी, कोई पार्टनर थे, वो आए थे अमरचंद के, और मेरा कैंपस इंटरव्यू लिया था। वही आधे घंटे का कैंपस इंटरव्यू होगा, और उसके बाद मुझे कुछ दिनों बाद मुझे जॉब ऑफर मिल गया। पर यहाँ जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो मेरा इंटरव्यू 2 दिन चला था। मैंने 11 लोगों के साथ इंटरव्यू किया। उन्होंने सिर्फ मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने एज नॉट नॉट जस्ट एज अ लॉयर मेरा इंटरव्यू लिया, बट एज अ पर्सन मुझे जानने की कोशिश की। मैं उनके साथ बाहर लंच पे गया, वो जनरल सिर्फ मेरे सीवी या सिर्फ मेरे पब्लिकेशन या मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं किया, उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में। तो आप राइट फिट है या नहीं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये भी एम्फेसिस काफी था यहाँ पे, और इन जनरल एम्फेसिस होता है। तो वो प्रोसेस भी काफी लंबा था। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ये करियर लॉ फर्म में ही करियर अपना कंटिन्यू कर सकता हूँ, और इसके साथ साथ जो है मेरा एकेडमिक करियर भी इन पैरेलल चल सकता है। यही सोच के मैंने ज्वाइन किया। जी, जी। तो आखिरी के 1-2 सवाल आपसे और कर लेता हूँ। आपके काफ़ी बिलेबल आवर्स मैंने ले लिए आपकी फ़र्म के आज। अरे पर नहीं। 1-2 सवाल मेरे और भी हैं। वो ये कि कितना फ़र्क आपने पाया न्यूयॉर्क की लाइफ़ में और वाशिंगटन की लाइफ़ में? दोनों मैंने सुना है कि बड़े अलग शहर हैं और अलग जीवन की यहाँ पे पेस है। ज़ाहिर-सी बात है कि यू आर इन द पावर कैपिटल ऑफ़ द वर्ल्ड। तो क्या-क्या चीज़ें आप यहाँ पे सीखते हैं? हमारे जो यंग दर्शक हैं, अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, तो उसके लिए आपकी क्या उनको सजेशंस होंगी? क्या हिदायत आप उनको देना चाहते हैं? अगर कोई बच्चा अमेरिका आना चाहता है, वॉशिंगटन की किसी लॉ फर्म के साथ काम करना चाहता है, आपने अपनी यात्रा तो साझा की है, पर ऐसी कौन सी किताबें, ऐसे कौन से कोर्स हैं स्पेशली पैंडमिक के दौरान जो वो ऑनलाइन परसू कर सकते हैं, या उनको अपनी ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो वो ब्रश कर सकते हैं कि उनको अपना ये करियर अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में परसू करना हो, इम्प्रूव करना हो, तो उस पर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दें? जी जरूर जरूर जरूर। तो आपका पहला सवाल था न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में क्या फर्क है। काफी फर्क जी। है वो तो, मेरे ख्याल से आपने जैसा सही बताया, न्यूयॉर्क जो है वो काफी फास्ट पेस शहर है। थोड़ा बहुत सिमिलर आपको लग सकता है बॉम्बे से, या पता नहीं, और कोई ऐसे शहर से। काफी लोग हैं, काफी क्राउडेड है, और काफी फास्ट पेस्ड लाइफ है। और वॉशिंगटन डीसी जो है वो छोटा सा शहर है, ऑल्दो इस देश का कैपिटल है, पर फिर भी उसके हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा सा है। आप जैसे साउथ दिल्ली वगैरह उसको ले लें, उतना सही है। एरिया वाइज भी काफी छोटा है, और मैं वॉशिंगटन डीसी के एक सबर्ब में रहता हूँ। तो यहाँ काफी आप बोलेंगे तो पीसफुल और क्वाइट लाइफ है, जो न्यूयॉर्क में नहीं होती थी। पर न्यूयॉर्क का भी एक अलग चार्म है। तो फर्क है। पर वॉशिंगटन डीसी में क्या है कि एम्बेसीज हैं, गवर्नमेंट प्रैक्टिस है, यूएन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े लॉ फर्म, स्पेशली जो इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल लॉ प्रैक्टिस करते हैं, उनका सारा हेड ऑफिस जो है वो वॉशिंगटन डीसी में ही है। वर्ल्ड बैंक है, जैसे हमारा बहुत सारा काम जो होता है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होता है। जी। तो वर्ल्ड बैंक का भी हेड ऑफिस, आईएमएफ का भी हेड ऑफिस यही है। तो काफी ब्यूरोक्रेटिक टाइप का शहर है, उतना चार्मिंग नहीं है न्यूयॉर्क की तरह। पर शांति बहुत है यहाँ, शांतिपूर्ण शहर है। स्पेशली अगर आप सबर्ब्स में रहें, तो सबर्ब्स का एक अलग चार्म है। जी। उसके क्रिटिसिजम्स भी हैं, वो अलग एक टॉपिक हो सकता है। पर यही है कि जी। पर अच्छा है। अब जहाँ तक कि स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने जैसा कि बोला आपको, एक तो सबसे जरूरी चीज यही है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में, और लोग ये क्लीशे बोलते हैं, एक हमेशा बार बार लोग रिपीट करते हैं, पर मेरे मेरे केस में मैंने शुरुआत से ही मैंने मन में एक गोल रखा था कि मुझे इंटरनेशनल लॉ
और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिस करनी है, मुझे इसी दिशा में अपनी करियर को बढ़ाना है। मैंने फाइनल ईयर से ही 2008-2009 से ही ये मेरा गोल था और हमेशा से ही रहा था और मैं उस पर काफी फोकस रहा। तो जो भी मैंने किया उसी गोल को मैंने फुलफिल करने के लिए किया था। जैसे अमरचंद में मैं जब गया तो मुझे पता था कि अमरचंद में मैं ऐसी ही टीम को ज्वाइन करूंगा जो कि इस गोल को मीट करने के लिए मेरा मुझे वो कर सकती है। तो आपको वो गोल, आपको फोकस जरूर हमेशा से बनाए रखना है। मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी है। लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इधर से उधर जाते हैं, वो भी एक हो सकता है उनके केस में ठीक हो, पर मेरे केस में जहां तक मैंने देखा है गोल ओरिएंटेड फोकस जो था वो मेरा काफी शुरुआत से ही था। दूसरा था कि मैंने हमेशा से परसिस्टेंस, मतलब एक अंग्रेजी में बोलते हैं परसिस्टेंस, मतलब मैं हमेशा से डटा रहा। हिंदी में अगर आप उसको अनुवाद करेंगे तो हमेशा से डटा रहा, इस चीज के लिए हमेशा से डटा रहा। हमेशा से जैसे कि गवर्नमेंट में गया तो मैंने हमेशा से जाके जो मेरे सुपरवाइजर्स थे या जॉइंट सेक्रेटरी जिनके साथ काम करता था उनको मैंने बोला कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी चाहिए। हमेशा से मैंने उनको अपना जो मुझे चाहिए था या जो जिस एक्सपीरियंस को मुझे गेन करना था उसके लिए मैं लोगों से मिलता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। अपॉर्चुनिटीज अपना, आप कभी कभी लोग संकोच में आ जाते हैं, तो संकोच जो है वो कभी मेरे ख्याल से इतना मदद नहीं करेगा। स्पेशली अगर आप लॉयर हैं तो संकोच आप कम ही करिए। तो संकोच मैंने नहीं किया, लोगों से मिला, लोगों से बात की। और तो ये ब्रॉड पॉइंट्स तो ये बहुत जरूरी है, गोल होना चाहिए और परसिस्टेंस होना चाहिए। इसके अलावा अब आप बाकी जो है वो तो अब इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, पर आप कुछ आपको हमेशा से मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपको अब छोटा से छोटा डिप्लोमा हुआ या बड़ा से बड़ा कोर्स हुआ या कोई पब्लिकेशन हुआ या सेमिनार्स हुए, आपको इस करियर में अगर जाना है, इस फील्ड में अगर जाना है, तो आप कुछ ना कुछ अपने आप को रोज ना कुछ री इन्वेंट करना होगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो मैंने तो इतना, मैंने ये पब्लिकेशन कर दिया है या मैंने ये डिग्री एलएलएम डिग्री जैसे कि हमने एनवायू से ले ली तो अब हमारा काम हो गया। ये नहीं, आपको हमेशा कुछ ना कुछ री इन्वेंट करना है। और वो मैंने हमेशा से कोशिश की, मैंने डिप्लोमास किए, मैंने पब्लिकेशंस किए, लोगों से मिलता रहा। और जितने ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितने ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा मेरे ख्याल से उतना बेनिफिशियल है। और मेरे केस में भी जैसा कि मैंने बोला कि मुझे काफी उसका फायदा हुआ। जी, इतनी बढ़िया आज आपने बातें की सुधांशु जी की, और सभी दर्शकों के लिए सतत प्रयत्न करें। परसिवरेंस बहुत ज़रूरी है, परसिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, किसी भी चीज़ को बाधा ना बनने दें अपने रास्ते में। और जैसा कि आपने बताया कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक आपका एक पैशन है जिसको आप अभी तक परसू कर रहे हैं, और ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, देश का नाम और आगे रोशन करें, और जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनकी लड़ाइयों को थोड़ा सा और कम करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना प्यार से चीज़ों को समझा सकते हैं, नेगोशिएशन से चीज़ों को समझा सकते हैं, उतना लड़ के नहीं समझा सकते। चाहे देश कागजी लड़ाई लड़े, चाहे रॉकेट की लड़ाई लड़े, लड़ाई हमेशा क्षति पहुंचाती है। और प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले हमेशा हमारी गुजारिश रहती है अपने अतिथियों से कि हमारे दर्शकों के लिए जाते जाते दो शब्द कहें ताकि उनका मनोबल बना रहे। और जब मैं यूथ की जिक्र करता हूँ तो हमारा मतलब सिर्फ यंग लोगों से नहीं है, हमारा मतलब उन लोगों से भी है हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। जी जी नहीं, अब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अच्छा लगा इस शो में आके। मैं जनरली जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं सारे इंग्लिश में ही मैंने किए हैं, बहुत सारे। अभी ये कोरोना पैंडेमिक के दौरान तो और भी प्रोग्राम्स काफी हुए थे, तो ये पहली बार तो हिंदी में बोल के काफी अच्छा लगा। और उम्मीद है कि ये जो और भी लोगों तक पहुंच सके, और भी लोग देखें आपका चैनल, और आपका चैनल और भी प्रसिद्ध हो। और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहां तक कि दो शब्द हैं, दो शब्द। अब मैं कुछ ऐसा खास तो बोलूंगा नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं कि मैंने कुछ इतना कोई बहुत ही मैं कोई प्रसिद्ध आदमी हूँ या मैं कोई बहुत ही जो मैंने जो कुछ बोला मेरे ख्याल से इंटरव्यू में वही वही उसी को मैं दोहराऊंगा कि कभी भी आप हताश ना हो। हमेशा से हमेशा अपना जो है अपना बेस्ट दें। मतलब आप, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है या हर हर स्टूडेंट जो है वो बड़े नेशनल लॉ स्कूल में ही जाएगा, या क्लैट में उसका कोई बहुत, आजकल मैंने देखा है मेरे रिलेटिव्स को भी मैंने देखा है, कुछ कुछ लोग हताश हो जाते हैं जब उनका कोई क्लैट में रैंक नहीं आता है। ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है।
मेरे ख्याल से बहुत कुछ जो है वो निर्भर करता है व्यक्ति पर। तो जी, आपका अपना आपके अंदर कितनी चाहत है, आपके अंदर कितना जोश है कुछ पाने के लिए। तो उसको कभी आप खोए नहीं और उस पे आप फ़ोकस करते रहें, तो जो आपके जो गोल्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल ज़रूर होंगे। और हमेशा कोशिश करते रहिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहिए। कभी ऐसा नहीं सोचिए कि आप कोई बहुत बड़े आदमी बन गए, कोई आदमी इतना बड़ा नहीं होता। हर आदमी एक नागरिक ही होता है, तो अपने आप को एक आम नागरिक की तरह ही, पर एक 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 ऑनेस्ट और गुड सिटीज़न की तरह अपने आप को बना के रखें। बस मेरी यही यही है, यही राय है। जी। और व्हाट थैंक इट्स यू सो मच। जी। उसको बोलेंगे। जी, जी, थैंक यू सुधांशु जी, आप हमारे प्रोग्राम पे आए और जैसा कि आपने बताया मनोबल बढ़ाया हमारे दर्शकों का। मैंने आज आपसे बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में भी सीखते रहेंगे आपसे और आपके जो अनुभव हैं अमूल्य अनुभव जो आपने पब्लिक इंटरनेशनल में अपने परचम लहराए हैं। जाने से पहले दर्शकों से हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर आपको हमारे चैनल पसंद आता हो तो उसको प्लीज़ दूसरों तक भी पहुँचाएँ। जो हम लोगों को ला के अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक हमारी छोटी सी मुहिम है कि समाज में सकारात्मकता का माहौल बना रहे, आप कुछ नया सीखें, कानून के कुछ नए पहलुओं की जानकारी लें। तो सबसे आसान तरीका हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। नमस्कार। थैंक यू।